हाँ, ज्योमेट्री का पोर्शन कल हम लोगों ने ज्योमेट्री के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम लोग ना ज्योमेट्री के आगे इसके जो पास्ट पेपर्स आ रहे हैं उनको देखते हैं। मैं इसका ना हेडिंग भी यही दे देता हूँ, ज्योमेट्री पास्ट पेपर्स फ्रॉम 2016 टू 23। जितने भी अभी आप कह लें कि लेटेस्ट 23 तक जितने पास्ट पेपर हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया ना, क्वेश्चन नंबर जो एक 2016 में जो क्वेश्चन आया था ना, वो सिंपल ये आया था कि दो उसने ट्राइंगल पूछी थी, एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, सिर्फ उसने डेफिनेशन में पूछी थी। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, ये इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है ना, इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको ये कहते हैं, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल। जबकि दूसरी इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होती है कि जिसमें तीनों साइडें इक्वल होती हैं, इसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये आपको वो ये जहाँ पे खत्म होगा ना, उसके बाद आगे पास्ट पेपर्स में भी आप देख सकते हो, उसकी बाकायदा वहाँ पे डायग्राम दी गई हैं। मेन क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर आगे जो 32 हमारा 33 34, एक आपका है 2020 के पेपर में, 2021 में तीन क्वेश्चन है, और फिर आगे 2022 और फिर आगे 2023। सबसे पहले जरा देखिएगा, जो 2020 के पेपर में क्वेश्चन आया वो कैसे है। 32 नंबर क्वेश्चन मेरे पास है, ये है CSS 2020 में। 2016 के बाद ना 17 18 19 में आपको ज्योमेट्री नहीं मिलेगा, 2020 पे डायरेक्ट आप आ जाए। इस क्वेश्चन में ये कहता है, अ फार्मर नीड्स टू बिल्ड अ बाउंड्री वॉल अराउंड हिज फार्म if the area of the farm is 484 meter square, what will be the total area of the wall if it is 2 meter high on three sides and 3 meter high on one side? सबसे पहले तो उसने ये बोला है कि हमारे पास एक फार्मर है, फार्मर का ना एक फार्म हाउस है, और वो जो फार्म हाउस है वो उसके इर्द गिर्द ना एक बाउंड्री वॉल बनाना चाहता है। जैसे हम लोग ये कहते हैं ना, हमारा एक प्लाट खाली पड़ा हो, क्यों ना हम लोग उसकी चारदीवारी कर दें, वो जरा वो कवर हो जाता है। तो वो ये कहता है कि एक फार्मर अपने फार्म हाउस के इर्द गिर्द बाउंड्री वॉल बनाना चाहता है। अब वो कहता है कि वो जो फार्म हाउस है ना, उसका एरिया कितना है, 484 मीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया है। फिर कहता है कि वो जो उसने दीवार बनानी है उसका टोटल एरिया क्या होगा अगर वो दीवार 2 मीटर हाई ऑन थ्री साइड्स, तीन साइडों से 2 2 मीटर ऊंची करे, एंड 3 मीटर हाई ऑन वन साइड, और एक साइड से वो 3 मीटर, यानी एक साइड पे आप पहले उसने गेट लगाना है, एक साइड को 3 मीटर ऊंची कर देता है, और तीन साइडों से उसने 2 2 मीटर ऊंची करनी। वो ये कहता है मुझे बताओ उस पूरी दीवार का एरिया कितना बना है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये गिवन है, वो है आपके पास 4 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ा है, कहीं पे हमें ना इसकी कोई लेंथ उसने बताई है कि इस फार्म हाउस की लेंथ इतनी है, ना उसने हमें विड्थ बताई है, ना उसने मुझे कोई ऐसा क्लू दिया जिससे मुझे पता चल सके कि ये जो फार्म हाउस है ये स्क्वायर शेप में है, ये रेक्टेंगल शेप में है, ये ट्राइंगल शेप में है, ये सर्कल शेप में। उसने मुझे कोई हिंट नहीं दी। क्वेश्चन आप पढ़े ना, कहीं पे आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, क्या, लेकिन मुझे एक इसकी छोटी सी हिंट मिली है। वो क्या मिली है, वो ये कहता है कि तीन साइडों को 2 मीटर ऊंचे करना है, एक साइड को 3 मीटर, यानी कि या तो ये रेक्टेंगल है या फिर ये स्क्वायर है, क्योंकि इसकी चार साइडों को इसने बात की। समझ आ गई, यानी इसमें ट्राइंगल और सर्कल तो गया, या रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। अब अगर तो वो रेक्टेंगल की बात करता ना, फिर मुझे उसने कोई लेंथ की बात करता, कोई वो विड्थ की बात करता, या जैसे कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया था जिसमें उसने कहा था कि लेंथ जो है विड्थ का 5 गुना है। याद है कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, वहां पे उसने मुझे एक हिंट दी थी कि लेंथ विड्थ का 5 गुना। अब इसमें मुझे कोई हिंट नहीं गिवन। अब इसमें हमने ये देखना है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। एक इसने जो वैल्यू दी है ना 484,
अगर मैं 484 का अंडर रूट निकालू ना, अंडर रूट, ये अंडर रूट टेंशन हमारे नेक्स्ट क्लास में आएगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको सिखाऊंगा। अगर हम इसका अंडर रूट लें तो वो आता है 22। 484 का अंडर रूट कितना आता है? 22। अच्छा, अंडर रूट हमेशा किस वैल्यू का आता है? अंडर रूट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट है वैल्यू। परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका जो अंडर रूट है वो आपके पास एक होल वैल्यू आती है, वो इशारिया में नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल 64 है ना, 64 का अंडर रूट लें तो वो 8 आता है। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल 81 का अंडर रूट तो वो कितना आता है? 9। लेकिन अगर मैं 80 का अगर अंडर रूट लूँ, 80 का अंडर रूट 8 पॉइंट समथिंग कोई एक वैल्यू आएगी, वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जब मैंने 484 का अंडर रूट लिया तो वो कितना आया? 22। इसका मतलब ये जो शेप है ये एक परफेक्ट स्क्वायर की शेप है। ये स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप मतलब कैसे? इसकी 22 22 की इसकी 4 साइडें हैं। ये स्क्वायर शेप में है। 22 ये मीटर, ये भी 22 मीटर, ये भी 22 मीटर, और ये भी 22 मीटर। समझे इसकी? ये स्क्वायर शेप में। अब 22 22 कैसे? आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एस इंटू एस, साइड इंटू साइड, यानी 22 तरफ 22, ये आपका 484 बनेगा, ये जो हमारी वैल्यू थी। ठीक है, तो इसका मतलब जब आपने अंडर रूट लिया हमें पता चल गया कि ये एक स्क्वायर शेप में है और इसकी साइडें 22 22 की हैं। हमने क्यों अंडर रूट लिया? क्योंकि इसके अलावा उसने मुझे कोई हिंट नहीं दी थी, रेक्टेंगल है क्या है। मुझे या तो वो कोई हिंट देता ना, फिर तो चलो मैं उसका कोई रेक्टेंगल के एरिया की मदद से मैं उसकी लेंथ निकाल लेता, विड्थ निकाल लेता, जैसे कल क्वेश्चन नंबर 2 में उसने मुझे कोई हिंट दी थी। अगर हिंट नहीं दी फिर मैंने इसका अंडर रूट चेक किया, अंडर रूट इसका परफेक्ट वैल्यू है। सर मतलब क्वेश्चन में कोई एंड ना दी गई हो, कोई हिंट ना दी गई फिर हम उसका अंडर रूट भी हम उसका चेक कर सकते हैं कि क्या ये स्क्वायर शेप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जब मेरे पास इसकी चारों साइडें आ गई है ना, अब हम इसकी दूसरी बात देखते हैं। वो कहता है कि वो इसको इस साइड से भी 2 2 मीटर ऊंची करना चाहता है, इस साइड से भी उसको 2 2 मीटर ऊंची करना चाहता है, इधर से भी 2 2 मीटर ऊंची करना चाहता है, लेकिन एक साइड से वो उसको 3 3 मीटर वो ऊंची करना चाहता है। अब ये कहता है कि ये चारों साइडों पे उसने जो दीवार बनानी है, एक ये दीवार आ गई, एक ये दीवार आ गई, एक ये दीवार आ गई और एक दीवार आ गई। ये जो चारों जो दीवारें आ रही हैं आपने बताना है इनका टोटल एरिया कितना है। ठीक है, इनका टोटल एरिया कितना है। अब अगर हम इस साइड को हम देखें, इसको मैं वॉल ए रख लूं, इसको वॉल बी रख लूं, इसको वॉल सी रख लूं और इसको वॉल डी रख लूं, तो मैं इनका अलग अलग एरिया निकाल के इन चारों जमा करूंगा, टोटल उसका एरिया आ जाएगा। अब वॉल ए का एरिया कितना आ रहा है? एरिया ऑफ वॉल ए कितना आ रहा है? अब ये देखें, एक्चुअल में ये इसकी लेंथ है कितनी? 22, और इसकी विड्थ कितनी है? ये 2 है। ये इसकी विड्थ है। चौड़ाई को हम लोग विड्थ कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको नहीं बताया था वाइट बोर्ड, उसकी चौड़ाई को विड्थ कहते हैं। तो इसकी एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ 22 × 2, ये कितना आ गया? 44 मीटर के। अच्छा, अगर ये 44 है ना, 22 × 2, इसका मतलब ये भी फिर 44 होगा, क्योंकि इसकी भी विड्थ 2 है, इसकी भी विड्थ 2 है, ये भी 44 होगा, ये भी 44 होगा। ठीक है, ये फिर कितना बनेगा? ये 22 है और इसकी विड्थ कितनी है? 3 3 की, क्योंकि इस साइड से हमने दीवार 3 3 मीटर हमने ऊंची उठाई है। तो ये एरिया ऑफ वॉल डी कितनी आ जाएगी? लेंथ इंटू विड्थ 22 × 3, ये आ गया 66 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका टोटल एरिया लिख लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ वॉल, टोटल एरिया ऑफ वॉल अराउंड फार्म हाउस, वो कितना बनेगा? एक वॉल ए का 44 आया, वॉल बी भी 44 आया, वॉल सी भी 44, जबकि वॉल डी 66 है। तीन दीवार एक जैसी थी ना, 2 2 मीटर वाली, उनको 44 44 44 लिख दिया, इसको 66 लिख दिया। ये आपका आंसर आता है 198 मीटर्स की। ठीक है, समझ आ गई? तो मैं अपनी बात दोबारा फिर वही रिपीट करूंगा। अगर कोई रेक्टेंगल या कोई और कुछ उसने दी, वो आपको लाजमी बात है, साथ को हिंट देगा।
उसकी लेंथ देगा, उसकी वेट देगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो आपको दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में। ये तो हमारा था 2020 का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है ना 33, 34, 35, ये आपके 2021 में 3 क्वेश्चन आए हुए। 2021 में 15 नंबर का ज्योमेट्री था। 2021 के पेपर्स को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ये आया CSS 2021 में। और जो कल आप लोगों को मैंने फार्मूला नहीं बताया था नंबर ऑफ मार्बल टाइल वाला, याद है? इसमें भी वही यूज होगा। आगे जो 2022 के पेपर में क्वेश्चन है 36, उसमें भी वो फार्मूला यूज होगा। सबसे पहले हम वो फार्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच टाइल। ये हमने कल एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है? जी एग्जैक्टली तसीन, असल में हमें ना उस डायग्राम का सही क्लियर नहीं हो रहा था। दैट इज वाई जब हमने उसका अंडर रूट लिया तो हमें पता चल गया वो स्केयर शेप में है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो 33 नंबर ना, पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उसने दिया है। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर will be required to have a footpath 1 meter wide carried around the outside of grassy plot। अब ये देखिए ग्रासी प्लॉट के उसने ना डायमेंशन दिए, लेंथ और विड्थ। कहता है ग्रासी प्लॉट क्या है, जिसकी लेंथ 24 मीटर है, 24 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर ब्रॉड। ब्रॉड क्या होता है? चौड़ा, चौड़ाई। इसके 3-4 वर्ड होते हैं। इसको ब्रॉड भी कहते हैं, इसको ब्रेड्थ भी कहते हैं, इसको विड्थ भी कहते हैं, इसको हाइट भी कहते हैं। और हाइट के जुमरे में अगर आए, अगर हम ट्राइंगल बना ले तो हाइट के जुमरे में उसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, उसको अल्टीट्यूड भी कहते हैं, वो जो हमने उसमें पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में। तो यानी कि इसके आप 3-4 नाम आप इसके ले सकते हैं। तो इसको कहता है कि एक ग्रासी प्लॉट है। मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम जरा बना के शो करवाता हूँ। कहता है एक ग्रासी प्लॉट है और ग्रासी प्लॉट की जो लेंथ और विड्थ है ना, लेंथ कहता है 24 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 14 मीटर है, ब्रॉड चौड़ाई जो है। अब वो ये कहते हैं, हाँ जी, मैं बताता हूँ। मैं ये तो सिर्फ ना एक उसकी ग्रॉसी प्लॉट की डायमेंशन आपको मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद क्या कहता है? कहता है हाउ मेनी टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी टाइलें रिक्वायर्ड होंगी, किसके लिए? टू हैव अ फुटपाथ, हमने एक फुटपाथ बनाना है। अब फुटपाथ कौन सा बनाना है? 1 मीटर वाइड कैरीड अराउंड द आउटसाइड ऑफ ग्रासी प्लॉट। ये जो ग्रासी प्लॉट है ना, इसके अराउंड, इसके हर तरफ से 1-1 मीटर छोड़ के मैंने वहां पे एक फुटपाथ बनाना। अराउंड मतलब हर तरफ से 1-1 मीटर, 1 मीटर वाइड, 1-1 मीटर चौड़ा, हमने उसको चौड़ा करके उसको बनाना है। और हर तरफ से हमने उसको 1-1, उस फुटपाथ पे टाइलें कितनी लगेंगी? ये हमारे पास एक आ रहा है ग्रासी प्लॉट आ रहा है। इस ग्रासी प्लॉट का अगर मैं इस साइड से भी अगर 1-1 मीटर में बढ़ा दूं, इस साइड से भी अगर मैं 1 मीटर बढ़ा दूं, इस तरफ भी अगर 1 मीटर बढ़ा दूं, इस तरफ मैं 1 मीटर बढ़ा दूं, इस तरफ भी अगर मैं 1-1 मीटर बढ़ा दूं। जी जानदेव, क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है कि रेक्टेंगल प्लॉट है। नहीं नहीं नहीं, आखिर वो उसकी डायमेंशन आगे पढ़ो ना, क्या कहता है? 24 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर ब्रॉड। इसका मतलब ये है कि उसकी लेंथ 24 है, विड्थ उसकी 14 है। इसका मतलब वो रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, वहां से हमें एक हिंट मिल गई है, ठीक है? अच्छा, अब ये कहता है कि अगर मैं इसको हर तरफ से 1-1 मीटर अगर मैं चौड़ा कर दूं, मतलब मैं अगर इस टेबल की अगर एग्जांपल आपको दूं, मैं इसको 1 मीटर इधर बढ़ा देता हूँ, 1 मीटर उधर से बढ़ा देता हूँ, यानी कि 1 मीटर इसकी चौड़ाई बाहर बढ़ गई। 1 मीटर से इधर से मैं बढ़ा देता हूँ, तो लेंथ इसकी बढ़ा दी। 1 मीटर इधर से बढ़ा दी, 1 मीटर मैंने उधर भी बढ़ा दी, हर तरफ से 1-1 मीटर बढ़ गया ना। वो ये कहता है कि 1-1 मीटर जो आपने हर तरफ से बढ़ाया ना, वहां पे हमने फुटपाथ बनाना है और फुटपाथ पे हमने टाइलें लगानी है। टाइलें कितनी लगेंगी, ये उसका क्वेश्चन है।
अब सबसे पहली चीज ये है कि टाइलें जहां भी हमने लगानी है ना, हमें उस जगह का एरिया चाहिए। टाइल का एरिया तो हमारे पास है, वो टाइल का एरिया कितना है, वो उसने किया 20 सेंटीमीटर, वो हमें देगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका फील्ड का एरिया कितना बनेगा। ये देखिए, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये अगर पहले 14 थी लेंथ, ये देखे वेट, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 14 थी ना। अच्छा, ये अगर पहले 14 थी तो इसका मतलब 1 मीटर इस साइड पे भी बढ़ गया, 1 मीटर इस साइड पे बढ़ गया। अब इसकी विड्थ कितनी हो गई, अब इसकी विड्थ हो गई 16। देखो ना, पहले अगर ये 14 थी, 1 मीटर इधर बढ़ गया, 1 मीटर इधर बढ़ गया। इसका मतलब अगर मैं इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन अगर लगाऊं ना, ये वाली, ये तो 14 की लाइन थी, एक ये और एक ये टोटल कितनी हो गई, 16 उसकी हो गई विड्थ। पहले अगर विड्थ 14 थी तो अब 16 हो, क्योंकि 1 मीटर मैंने इधर भी बढ़ा दिया, 1 मीटर मैंने उधर भी बढ़ा दिया। तो अगर पहले ये 14 थी, अब कितनी हो गई ये, अब 1 मीटर उधर भी बढ़ गया, दोनों साइडों से 1 1 मीटर बढ़ गया ना। ठीक है, इस साइड से लिया हुआ है ना, मतलब 1 मीटर इस साइड से बढ़ाया हुआ है, 1 मीटर इस साइड से। देखें, 1 मीटर इस साइड से नहीं, हर साइड से 1 1 मीटर बढ़ाया हुआ है। एक साइड मैंने इधर मैंने बढ़ाया, एक साइड मैंने इधर मैंने बढ़ा दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी लेंथ पहले 24 थी, अब कितनी हो जाएगी, 1 मीटर इधर भी 1 मीटर इधर भी, कितना हो गया, 26 हो गया ना। अगर 1 मीटर मैंने इधर बढ़ा दिया, 1 मीटर मैंने उधर बढ़ा दिया, अगर वो 14 थी तो अब कितने हो गए, साइड से बढ़ गई ना, एक एक इधर भी बढ़ गई, एक उधर भी बढ़ गई। चारों साइडों से 1 1 मीटर है ना, अगर हम चारों साइडों से 1 1 मीटर लिख लें। देखो ना, मैंने वही किया ना, ये देखो, अगर मैं इस साइड से 1 मीटर मैंने बढ़ा दी, एक साइड मैंने इस साइड से बढ़ा दी, तो ये टोटल कितनी हो गई, 16। ठीक है, अब ये देखें, अगर इसकी लेंथ, ये अगर पहले 24 थी, एक 1 मीटर इस साइड पे बढ़ गई, 1 मीटर इस साइड पे बढ़ गई, अब ये इसकी लेंथ कितनी हो गई, अब इसकी लेंथ 26 हो गई। ये इसको अगर आप एग्जामिन करो ना, एक एक साइड अगर मैं बढ़ाऊं तो ये हो गई 26। ये मैं इसको यहाँ से बिल्कुल इसके पैरेलल एक लाइन ये लगा लेता हूँ, इस साइड पे भी 16 हो गई और इस साइड पे भी 26 हो गई। ये जो एक्चुअल में मैंने जो जगह ये ड्रॉ की है ना, ये एक्चुअल में ये सारे का सारा ये फुटपाथ की जगह आ रही है। अब अगर आप गौर से आप देखो तो हर साइड से ना 1 1 मीटर बड़ी हुई है। ठीक है, ये जैसे हम लोग घर नहीं बनाते, नया घर जब बनाते हैं ना, तो एलडी की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन होती है, भाई आपने इतनी गैलरी आपने छोड़नी है, इतनी आपके घर की गैलरी होनी चाहिए। गैलरी हुई है ना कि साइडों से मैंने इतनी जगह छोड़नी है ताकि साथ वाले घर को ताकि नुकसान ना आए या एरी हो। तो इसलिए हर साइड से हमने 1 1 मीटर हमने इसको छोड़ दिया। अब ये जो जगह आई है ना जिसको मैंने शेडेड एरिया किया है, ये एक्चुअल में क्या आया है, ये इसका बनेगा फुटपाथ, और ये फुटपाथ की जगह आई है। अब फुटपाथ की जगह असल में मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इस जगह का एरिया निकालना है। एरिया निकालूंगा तो मैं फिर ये इस फार्मूले में पुट कर सकता हूँ एरिया ऑफ फील्ड। अब इसका एरिया कितना आएगा वो अब हम लोगों ने चेक करना है। देखें, हम सबसे पहले यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट। ग्रासी प्लॉट का एरिया मैंने निकाला, अभी इसमें फुटपाथ इंक्लूड नहीं है। ग्रासी प्लॉट का एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू वेड्थ, लंबाई कितनी है 24। अब इसमें ग्रासी प्लॉट के मैंने फुटपाथ इंक्लूड नहीं किया, विड्थ 14, ये आ गया 24 × 14, 4 4 16, एक एक 4 1 2 6 3, 336 मीटर स्क्वायर। ये ग्रासी प्लॉट को देखे मीटर में दिया हो तो ये मीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब मैं इसका ग्रासी प्लॉट का एरिया निकालता हूं, एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट इंक्लूडिंग फुटपाथ। अब मैं इसमें फुटपाथ को भी शामिल करता हूं। फुटपाथ एरिया अगर मैं शामिल करूं ऐसा तो फिर कितनी आएगी, अब ये 26 × 16 आएगी, क्योंकि बीच में फुटपाथ भी शामिल हो गया। लेंथ इंटू वेड्थ, ये आ गई 26 × 16। इसको जब आप मीटर स्क्वायर, अब मुझे फुटपाथ का एरिया कैसे मिलेगा, माइनस करना है जब मैं इस एरिया में से ग्रासी प्लॉट का एरिया माइनस करूंगा मुझे सिर्फ फुटपाथ मिल जाएगा। क्यों, ये जो 416 है इसमें फुटपाथ भी शामिल है, 336 में फुटपाथ शामिल नहीं है।
तो जब मैं इसमें से उसको माइनस करूंगा मुझे सिर्फ और सिर्फ फुटपाथ का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ फुटपाथ ये आएगा 416 माइनस 336, ये आपके पास आ गया 80 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास उस फुटपाथ का एरिया आ गया। अब वो कहता है कि ये जो फुटपाथ का एरिया है यहाँ पे मुझे बताओ टाइलें कितनी लगेंगी, और टाइलें लगाने के लिए मुझे इसका एरिया चाहिए। वो जो पहले हमने फार्मूला नहीं लिखा था, ये देखो ना, टाइलें लगाने के लिए हमें उसका एरिया रिक्वायर्ड होता है, उसका एरिया कितना होना चाहिए। अब हम इसको वो फार्मूला पुट करते हैं। ये सारी जो वर्किंग मैंने की है, ये वर्किंग किस लिए की है, ये सिर्फ उस फुटपाथ का एरिया निकालने के लिए की है कि हमारे पास एरिया आएगा तो हम उसको नंबर ऑफ टाइल मालूम कर सकते हैं। अब हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। जी जी, पेपर में डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता चलेगा उसका कितना एरिया है। देखिए, अब हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ टाइल्स, पेन पेन नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, अब हमने वर्डिंग चेंज करनी है, एरिया ऑफ फील्ड की जगह लिखेंगे एरिया ऑफ फुटपाथ, कि वो फील्ड जो फुटपाथ है बटा एरिया ऑफ ईच फार्मूला भी लिखना होगा सर। टाइल। हाँ जी, फार्मूला लिखेंगे तो हमें टाइल्स का पता चलेगा ना कितनी। जी जी, मेंशन करेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ फुटपाथ कितना आ रहा था, 80 मीटर स्क्वायर बटा एक टाइल का एरिया कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक और मसला आ गया, वो मीटर में आ रहा है, ये सेंटीमीटर में आ रहा है। आपको कन्वर्जन याद है, मैंने आपको टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर में कन्वर्जन बताई थी। एक मैं वही आपको बता दूं, जिसको मर्जी कन्वर्ट कर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि उसकी जो टाइल है ना, टाइल उसकी चारों साइडों को हमने मल्टीप्लाई करके हमने उसको बताया कि इसका सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। स्क्वायर का मतलब एक साइड दूसरी, एक साइड सेंटीमीटर है, एक साइड सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर को ज़रब करो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आता है एरिया। उसने ऑलरेडी आपको एरिया, वो उसने ऑलरेडी हमें कैलकुलेट हमें करके दे दिया है। वो हमें नहीं पता, एक हो सकता है एक साइड 5 की हो, एक साइड 4 की हो, 5 × 4 20, तब उसने 4 बार 20 हो। हाँ जी जी जी। अब हमने यहाँ पे ना, हमने टाइम डिस्टेंस में कन्वर्जन पढ़ी थी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर, ये हमने पढ़ा हुआ। अब हमने ये कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन कैसे, ये देखें, 80 इंटू, अब मीटर स्क्वायर है, सबसे पहले मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, मीटर इंटू मीटर, आपको समझाने के लिए। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर इंटू मीटर बटा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है 20 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अब इसको जरा गौर से देखिएगा, 80 इंटू 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर बटा 20 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखे ना, मैंने 1 मीटर की जगह, ये 1 और 1 है ना, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर मैंने पुट कर दिया। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, ये आपके पास सिर्फ वैल्यूज बच गए। 20 4 बार होता है 80। आपके पास नंबर ऑफ टाइल कितनी आ गई, 4 ज़रब 100 ज़रब 100, ये आपके पास टोटल 40,000 टाइल्स आएंगी उस फुटपाथ पे लगाने के लिए। 40,000 टाइल। अब 40,000 टाइल्स क्यों आ रही है, इतनी ज्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि उनका साइज छोटा है, वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की टाइल है, उनका साइज कम है। साइज अगर बड़ा ज्यादा हो तो फिर लाजमी बात है टाइलें उसकी फिर कम हो जाएंगी, इसलिए वहां पे 40,000 टाइल्स लगे। तो क्वेश्चन में था क्या, क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि ग्राफिक प्लॉट है, ग्राफिक प्लॉट का अब मैंने 1-1 मीटर हर साइड से मैंने उसको उसको और खुला कर देना है ग्राफिक प्लॉट को, और वो जो 1-1 मीटर में बढ़ाऊंगा वहां पे मैंने एक फुटपाथ बनाना है। अब फुटपाथ पे टाइलें कितनी लगेंगी ये लग, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रूम है ना, अब इस रूम में अगर आप लोग गौर करो तो ये आपके स्क्वायर शेप में ये टाइलें लगी हुई हैं। इस रूम को अगर आप गौर करो ना, ये जो घर नहीं बनाते ठेकेदार वगैरह, एक बड़े इंटरेस्टिंग वाले ठेकेदार जो घर बनाते हैं ना, घर जब वो फर्श जब पक्के हो जाते हैं ना, वो जिनको कहते हैं गोला फर्श, जिसको कच्चे कच्चे वो करते हैं फर्श, उसके बाद रोड़ी के बाद उन्होंने टाइलें लगानी होती हैं।
वो आपको ना एक अंदाजा लगा के बताते हैं भाई आपके घर में इतनी टाइलें लगेंगे, वो यही फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या यूज करते हैं, उस कमरे का एरिया निकालते हैं, कमरे के साइडे पैमाइश करते हैं, इसकी पैमाइश कितनी, इसकी पैमाइश, और फिर उन्हें पता होता है यहाँ पे मैंने किस साइज की टाइल लगानी है। आपको बता देते हैं भाई आपके घर में 1500 टाइल लगेगी, 2000 टाइल लगेगी, 2500 टाइल लगेगी, आपको एक अंदाजा लगा के बता रहे हैं। वो मिस्त्री हो के हमसे ज्यादा वो मैथ जानते होते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई यार, मैंने मल्टीप्लाई किया फार्मूले में, लेकिन मल्टीप्लाई हुआ ना, देखो ना, ये जो टाइल का एरिया है, टाइल के एरिया उन्होंने कैसे निकालना है, वो एक साइड दूसरी साइड को ضرب करेंगे तो टाइल का एरिया आएगा ना। रूम में उन्होंने जो लगाने हैं, अब रूम का एरिया कैसे निकालेंगे, रूम का एरिया तब निकालेंगे जब लेंथ और वेड्थ तो होगी, तो उसको ضرب करेंगे तब उसका रूम का एरिया है। ठीक है, तो वो ये वाले फार्मूले यूज करते हैं। ठीक है ऑनलाइन बच्चों, ओके क्लियर। इसके साथ मैं आप लोगों को ना पहले वो वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ जो 2022 के पेपर में आया है, वो भी सेम इसी तरह का, पहले वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा अलजबरा में आएगा, वो मैं आपको सिखा दूंगा। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो शेयर की भी हुई है, आप लोगों ने देखी नहीं है, अंडर रूट वाली। कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह अलजबरा में आपको इंशाल्लाह सिखा दूंगा। अच्छा पहले जरा देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन जो इससे मैच करता है, उसमें भी यही फार्मूला है। CSS 2022 के पेपर में, इसके बाद मैं दोबारा फिर से 34 35 की तरफ चलता हूँ। इसमें कहता है असलम इज विलिंग टू यूज द स्टाइलिश ceramic tiles in the lounge of his under constructed house, अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस। वो कहता है कि उसका एक घर बन रहा है, और घर में जो उसका जो लाउंज है ना, लाउंज में उसने स्टाइलिश टाइल्स वगैरह उसने लगानी है। अब वो कहता है द शेप ऑफ द टाइल इज अ राइट ट्राइंगल। अच्छा कल आपको मैंने क्या बताया था, 2020 के पेपर में स्क्वायर आए हुए हैं, अभी हमने स्क्वायर हमने किया था वो जिसकी दीवारें उठाई थी। 2021 के पेपर में अभी हमने किया रेक्टेंगल आया हुआ है। 2022 के पेपर में ट्राइंगल आई हुई है। 2023 के पेपर में मिक्स उसने दिया है, रेक्टेंगल भी है ट्राइंगल भी है। अब 2024 के पेपर में आप लोगों का सर्कल आ सकता है। कल आपको मैंने बताया था ना, 2024 के पेपर में सर्कल बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सर्कल अभी तक नहीं आया क्वेश्चन में। अच्छा कहता है द शेप ऑफ द टाइल इज अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल शेप में वो टाइल है, हैविंग द लेंथ ऑफ टू लेग्स ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ टू लेग्स सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उसने वर्ड दिया है, कि उसकी दो टांगों की लंबाई 12 सेंटीमीटर। ये दो टांगों की लंबाई का मतलब ये आपको बेस और हाइट दे रहा है। अगर आप लोग ट्राइंगल का एरिया अगर आपको याद हो, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट बटा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कल हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे बेस आपको दे रहा है 12 सेंटीमीटर, हाइट आपको दे रहा है 4 सेंटीमीटर। ये आप जो दोनों वैल्यू यूज करोगे, टाइल का आपको एरिया मिल जाएगा। क्योंकि हमें फार्मूले में क्या चाहिए होता है, हमें फार्मूले में चाहिए होता है उस फील्ड का एरिया बटा टाइल का एरिया। टाइल का एरिया हम यहाँ से हम निकालें। अच्छा अब आगे फील्ड की बात करता है। आगे कहता है ईच टाइल कॉस्ट 15 रुपए, हर टाइल 15 रुपए की है। कहता है हाउ मच विल इट कॉस्ट, उसका टोटल कितना खर्चा आएगा, टू फिल द लाउंज ऑफ 8 6 मीटर इन विड्थ। ये किस शेप का लाउंज है, लाउंज है रेक्टेंगल शेप में, 8 मीटर उसकी लेंथ है, 6 मीटर उसकी विड्थ है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, अब ये देखें, बड़ा आसान सा सवाल है। सबसे पहले तो हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टाइल्स का फार्मूला क्या है। नंबर ऑफ टाइल्स का फार्मूला है एरिया ऑफ, अब मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ एरिया ऑफ लाउंज, जैसे ऊपर मैंने फुटपाथ लिखा था, बटा एरिया ऑफ ईच टाइल। अब हम क्या करते हैं, हम अलग अलग रूम का भी एरिया निकाल लेते हैं, लाउंज का, टाइल के एरिया निकाल लेते हैं, हम दोनों वैल्यूज हम इस पे पुट करते हैं, इसको हम इक्वेशन हम ए दे देते हैं। सबसे पहले मैं एरिया ऑफ टाइल निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ टाइल कितना आएगा, टाइल किस शेप में है, ये है ट्राइंगुलर शेप में है, तो इसका एरिया आएगा बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। बेस हमारे पास है 12, हाइट है 4 डिवाइडेड बाई 2। आप चाहे बेस 4 को रख लें, हाइट 12 को रख लें, कोई मसला नहीं, दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना, जिस तरह मर्जी आप इनको रख लें।
तो ये इसका टोटल एरिया आ गया 2 6 6 4 बार 24। ये 24 किस में, सेंटीमीटर में, मीटर में है? शेप सेंटीमीटर में। तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने यूनिट्स का लाजमी ख्याल रखना। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एरिया ऑफ लाउंज भी निकाल लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन उससे आसान है। एरिया ऑफ लाउंज, और लाउंज है ये लाउंज के स्पेलिंग, एक मिनट, जी ई, सॉरी, हाँ जी ई। अच्छा, लाउंज ये है लेंथ इंटू वेट, ये रेक्टेंगल शेप में 8 मीटर लेंथ है, 6 मीटर वेट है, ये रेक्टेंगल शेप में है। 8 मीटर जरा 6 मीटर, ये आ गया 48 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज आपने फार्मूले में पुट करने, आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास है ये वाला, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ लाउंज कितना है 48 मीटर स्क्वायर, बटा एरिया ऑफ ईच टाइल कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर वही कन्वर्जन, 48 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं लिखूंगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, बटा 24 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 24 टू ज़र, तो ये आ गया 2 इंटू 100 इंटू 100, ये आ गया 20,000 टाइल। तकरीबन ऊपर वाले क्वेश्चन से कैलकुलेशन मिलती जुलती है। उसमें 40,000 आया था, इसमें 20,000 आया। अब ये हमारे पास आगे 20,000 टाइल। उसने ये नहीं पूछा टाइलें कितनी लगेंगी, वो ये कहता है कि अगर ईच टाइल कॉस्ट 15 रुपए, अगर हर टाइल 15 रुपए की हो, तो बताओ हाउ मच विल इट कॉस्ट। उसका टोटल खर्च पे लिख देते हैं, प्राइस ऑफ वन टाइल। एक टाइल की प्राइस है 15 रुपए, तो 20,000 टाइलों की प्राइस कितनी आएगी? आप 15 को 20,000 से ध्रव कर दें, ये आपका टोटल खर्चा आएगा 3 लाख रुपए। अब आप खुद आप देख लें, ये क्वेश्चन उससे मैच करता है जो हमारा 2021 के पेपर में आया हुआ। और ये जो पिछला पेज है, पिछले पेज पे आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 29 जो है ना एक्सरसाइज में, उस पे भी आपका ये फार्मूला लगेगा। 3 क्वेश्चन पे लग रहा है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट टाइम फिर 24 में या 25 में फिर ये फार्मूला आ सकता है। क्लियर हो गया? ओके। अब जरा दोबारा फिर से आए ऊपर 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो हमने उस वक्त ड्रॉप किया था 2021 के पेपर में आया था, 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन में ना, ये आपको आप कह लें कि ये मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन भी हम इसे कह सकते हैं, जिसमें वो कहता है कि भाई एक स्टार है, एक स्टार में कितने ट्रायंगल आएंगे, या इसके बाद उसने एक और ट्रायंगल बनाया, कहता है जी इसमें कितने ट्रायंगल। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको हम लोग मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ये हमारे ज्यादातर जैसे एयरफोर्स के टेस्ट हो गए, नेवी के टेस्ट हो गए, आर्मी के टेस्ट हो गए, आर्मी में आगे आईएसएसबी के जो टेस्ट आते हैं, उनमें जिसमें होते हैं ना वर्बल नॉन वर्बल जो टेस्ट होते हैं, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें पिक्चर में से एक हिस्सा टूटा हुआ होता है, नीचे 4 ऑप्शन होती हैं, वो कहता है इनमें से कौन से ऑप्शन वहां पे फिट आएगी। ठीक है, वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो अब इसमें अब आप लोगों ने क्वेश्चन में ये बताना है कि भाई इसमें टोटल ट्राइंगल्स कितनी है। आपके जहन में आपके सामने कितनी ट्राइंगल आ रही हैं? 4। 2 ट्राइंगल बस? 5 और? अब्दुल हमीद आपके लिहाज से कितनी ट्राइंगल आ रही हैं? 5 आ रही हैं। हाँ जी ऑनलाइन बेटा, आपके लिहाज से कितनी आ रही हैं बताइएगा जरा, शाबाश। 5 आ रही हैं, ओके। अच्छा सारे लोग 5 बता रहे हैं। अच्छा देखिएगा, ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। अच्छा जो अंदर वाली जो वैल्यू है वो ट्रायंगल नहीं, वो पेंटा है, पेंटागन है। देखो इसके 5 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5। ये पेंटा है, ये ट्रायंगल नहीं। और एक और चीज याद रखिएगा, कभी भी अपनी तरफ से इस तरह लाइनें ड्रॉ करके ना इसमें ट्रायंगल जबरदस्ती नहीं बनानी कि अपनी तरफ से ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लें जी ये भी एक ट्रायंगल बन गया, ऐसे नहीं बनाना। आप लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने इनको यानी कि ऑलरेडी जो बने बनाए उसी को आपने ट्रेस करना है। सर जी इस पे 5 नहीं,
इसमें 10 ट्राइंगल है। अब 10 कहते हैं, वो जरा गौर कीजिएगा। 5 तो ये बन गई ना। अब जरा इसको आप लोगों ने तवज्जो से देखना, आपको तो बड़ी स्क्रीन पे शो भी, और आप ये देखिएगा, यहां से अगर मैं इसको स्टार्ट लूँ ना, मैंने अब इसका कलर चेंज किया है। ये अगर मैं इस लाइन को अगर मैं ट्रेस करूँ ना यहाँ से ऐसे, और ये, और अगर मैं इसको नीचे की तरफ अगर ले जाऊं, अगर आप इसको गौर करो तो ये 1 3 4 ये भी आपकी एक ट्रायंगल बनती है, ये वाली बनती है ना ये ट्रायंगल। इसको मैंने अलहदा से इस तरह मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसको आप जरा गौर करें, ये इस तरह बन रही है, बन रही है ना। इसको मैं रख देता हूँ 6 नंबर, ठीक है। अच्छा चलिए, इसको अब मैंने यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब इसको हम लोग दोबारा से, फिर से हम लोग इसी की ना एक और हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, और वो ट्रायंगल कौन सी है वो भी अभी हम लोग देखें। अगर मैं इसको मैं 3 पे आके मैं टर्न ले लिया था, अब मैं 3 से भी और आगे अगर आ जाऊं, ये देखें, यहाँ से अगर मैं आगे आ जाऊं ये यहाँ तक, और इसको अगर मैं 4 की तरफ अगर ले जाऊं, ये भी तो एक ट्रायंगल बनती है, ये वाली, ये भी एक ट्रायंगल बन रही है ना। ये वाली, ये आगे रूम ट्रायंगल नंबर 7, इनको अलग अलग ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ कि इसमें बनती कितने, ताकि आप लोगों को इसकी क्लैरिटी हो जाए। और आप लोगों ने पेपर में भी इस तरह ड्रॉ करनी है ये, ठीक है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, अलग से ड्रॉ, उसकी वजह क्या, फायदा क्या, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं फिर बताता हूँ। अच्छा, अब मैं इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, मैं इसका रेड कलर कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, 1 के लिहाज से तो मैंने बना लिया। अब अगर मैं 2 को अगर स्टार्ट लूँ यहाँ से अगर मैं आऊँ यहाँ पे, और यहाँ से आगे जाने के बजाय अगर मैं नीचे आ जाऊँ इस तरह, ये भी तो एक ट्रायंगल बनती है, बन रही है ना। ये मैं इस एक और ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाली, ये 8 नंबर होगी, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ अगर मैं ना लाऊं, इसी को अगर मैं आगे की तरफ ले जाऊं, ये यहाँ से फर्दर और आगे ले गया, इसको अगर मैं नीचे ले 4 3 इस तरह, ये एक और ट्रायंगल बनती है ना। इसको हम लोग ड्रा कर, और आप गौर आप कीजिएगा, मैं अपनी तरफ से कोई लाइन इसमें ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं उन्हीं ट्रायंगल्स को ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गए 9 नंबर। इसको भी अब मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये भी अब हमारे पास बन गई। अब मैं आता हूँ 3 नंबर की तरफ यहाँ से, और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको रख लेता हूँ ग्रीन। यहाँ से अगर मैं यहाँ तक अगर 1 तक जाऊँ, ऊपर में ना जाऊँ, यहाँ से अगर मैं राइट टर्न ऐसे ले लूँ, ये भी मेरी एक ट्रायंगल बनती है, बन रही है ना। अगर आप गौर आप करो ना, तो दरम्यान में ट्रायंगल बन रही है। मैंने इसको भी एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर लिया, ये आ गई 10 नंबर, ठीक है। अब ये इसके बाद आगे जाए, गौर करें, अगर यहाँ से इस तरह, और अगर इसको मैं इस तरह ले आऊँ यहाँ पे नीचे, ये, और इसको अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, तो ये भी मेरी एक ट्रायंगल बनती है। लेकिन लेकिन ये ऑलरेडी हमारे पास पहले 7 नंबर मौजूद है। अब इसका मतलब, अब जैसे आप में से कितने क्वेश्चन किए ना सर, वहां पे ये बनानी है कि नहीं बनानी, वहां पे हम लोगों ने ये जरूर बनानी है। उसकी वजह क्या है? एक तो वजह ये है, आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी एक्सप्लेनेशन सही होगी, आपको इंशाल्लाह वो पूरे आपको नंबर देगा। लेकिन अगर आप वैसे आप उसको लिख के आ जाओगे, 7 8 9 10, आपको पूरे नंबर नहीं देगा, आपने उसको बताए नहीं भाई कौन कौन से ट्राइंगल 10 बन रही है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इनको अलग अलग ड्रॉ करने का मकसद, सबसे मेन मकसद ये है कि ताकि आपकी डबलिंग ना हो। डबलिंग कर करके आप 10 के बजाय 25 30 आप बना दोगे, आप कहोगे ये भी बनते हैं, ये भी बनते हैं, ये भी, वो तो ऑलरेडी आप लोगों की बनी हुई है। अब मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। अब डबलिंग की एग्जांपल क्या है, ये जरा इसको गौर कीजिएगा, कि अब मैं अगर इसको, अगर मैं 4 से देखूं, ये 4 वाली साइड, यहाँ से अगर मैं जाऊं इस तरह, और ये अगर मैं इस तरह बना लूँ, ये कौन सी ऑलरेडी बन चुकी है, ये देखिए ऑलरेडी 6 नंबर बन चुकी है। अब हमारी डबलिंग हो रही है, इसका मतलब मैं ये भी मैं नहीं बना सकता। और अगर ले जाऊं इस तरह, ये ऑलरेडी कौन सी बन चुकी है, ये 8 नंबर ऑलरेडी बन चुकी है। तो इसका मतलब अब मेरी क्या हो रही है, अब मेरी डबलिंग हो रही है। तो इसका मतलब अब यहाँ से मुझे 100% कंफर्म भी हो जाएगा कि भाई मेरी बस इतनी बनती है, इससे ज्यादा मैं और नहीं बना सकता। समझ आ गई इसकी।
तो आपके पास अगर कभी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने सिंपल ये नहीं लिख देना इतनी ट्राइंगल इतने स्क्वायर, ये आप लोगों ने बाकायदा वहां पे ड्रॉ करने। नेक्स्ट आप लोगों ने ड्रॉ करना है अपने तौर पे, आप लोगों ने चेक करवाना है, इसमें आपकी 13 या 14 इसमें बनते हैं, ये आप लोगों के ट्राइंगल जरूर बनने चाहिए, आप लोगों ने मुझे कल चेक करवानी है। कल भी आपको मैंने कोई क्वेश्चन दिया था, वो सॉल्व करके लाया था असाइनमेंट के तौर पे। चल वो मुझे क्लास के बाद ना फिर मुझे वो बताइएगा, परसों वो मुझे क्लास के बाद फिर वो दिखाएगा। तो ये नेक्स्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करके लानी है, ठीक है। इसमें कितने ट्रायंगल आप लोगों ने खुद बताना है। अब 2000 एमपीटी आया था ना, 2023 के एमपीटी में मोहम्मद यासर इसका कोई फार्मूला नहीं है। देखो फार्मूला अगर इसका कुछ जुगाड़ होता ना, मैं आप लोगों को यार जरूर मैं बताता, मैं आपको जरूर मैं बताता कि इसका जुगाड़ है, लेकिन इसका कोई फार्मूला एट दिस टाइम मेरे माइंड में नहीं। अगर हुआ तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपने इसको मैनुअली साथ साथ आपने इनको ड्रॉ करके बताना है। अब ये देखें, जैसे 2023 के पेपर में ना आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था एमपीटी में, वो ये था। जी जी बेटा इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, डोंट वरी हारून, डोंट वरी। ये 23 का जो एमपीटी था, वो उसमें आपका एक क्वेश्चन आया था ये वाला। एक स्केयर था और उस स्केयर के दरमियान में इस तरह उसने 4 स्केयर बनाए और फिर उनके दरमियान में कुछ और भी उसने स्केयर ड्रॉ किए थे इस तरह। सर ये उसमें दिया हुआ था आई थिंक ऐसे जेडी की उसमें भी आया होगा। इसमें बताएं टोटल कितने स्केयर हैं, एक ये आपने मुझे बताना है और दूसरा आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि इसमें कितने स्केयर है। सर 9 है 9 है 10 है 9 है 10 है। आपने मुझे ये भी बताना है कि इनमें कितने स्केयर हैं। अच्छा इसमें हो गया 10, ओके, ये 10 आप ठीक कह रहे हो। इसमें भी 10 है। अच्छा अब ये इसमें 10 किस तरह है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक ये बड़ा स्क्वायर 9 और एक ये छोटा स्क्वायर 10, ये टोटल इसमें 10 स्क्वायर। ठीक है जानदेव, समझ आ गई? हाँ ओके। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि इसमें कितने स्क्वायर है दूसरी डायग्राम में, कितने? 17? नहीं 10 से ज्यादा है। नहीं 17 नहीं, 20 है, नजदीक नजदीक है। 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये बताते खुद, ये टोटल कितने हो गए 10। अच्छा अब इसको गौर रखिएगा, आप अगर 1 2 और 4 5 को अगर देखिए भी एक स्केयर बनता है, 1 2 4 5, वो पेन जरा सही लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा, 1 2 4 5 एक स्क्वायर है। अगर आप 2 3 5 6 अगर देखें तो ये भी। अब आप पेपर में क्या करोगे, पेपर में एक तो ये आप ना ये अलग अलग ना आप 9 आप अलग अलग आप ड्रॉ करोगे इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9। उसके बाद आप उसको अलग से ये भी आप ड्रॉ करके दोगे ये इस तरह, इसमें 1 2 4 5, एक आपका ये स्क्वायर भी आ गया 2 3 5 6, एक आपका इस तरह स्क्वायर आ गया 4 5 7 8 और ये एक इस तरह आ गया 5 6 8 9। यानी आप इसको इस तरह बयान करके दोगे अलग अलग, तब आपकी प्रेजेंटेशन सही होगी। अदरवाइज उसने आपको यार नंबर पूरे नहीं देने, मसला ये नंबर आपको पूरे तब मिलेंगे जब आप उसका एक्सप्लेनेशन सही करोगे। जी सलमान कौन सा? ये 14 वाले देखो, ये तो 10 समझ आ गया ना, 10 कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10वां खुद ऊपर वाला जो बड़ा है। अब अगर मैं देखूं ना यहां से लेकर यहां तक ये भी एक स्क्वायर शेप बनता है। ये स्क्वायर शेप वो होता है जिसकी साइडें बराबर हो, तो ये स्क्वायर शेप यानी कि 1 2 4 5 अगर देखो तो ओवरऑल ये एक स्क्वायर बनता है। इसी तरह 2 3 5 6 एक स्क्वायर बनता है, 4 5 7 8 और 5 6 8 9 ये भी एक स्क्वायर बनता है। ये टोटल 4 स्क्वायर ये भी है, 4 और वो 10 टोटल कितने हो गए, ये 14 इसमें टोटल स्क्वायर बनते हैं, 14 स्क्वायर। ठीक हो गया। ये भी आपका आया था 2023
सॉरी, ये तो आपका एमपीटी में था। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, ये ट्राइंगल वाला, ये आपका 2021 के पेपर में था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग 2021 का पेपर हम देखें तो उसमें हमें एक और क्वेश्चन भी मिलता, और उसने बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया था। ये जो क्वेश्चन नंबर है ना 35, ये आप बिलीव करें, आपको देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि यार इसमें उसने दो स्क्वायर एक ट्राइंगल दिए हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन आप स्टार्ट लेंगे, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अब इसमें आसानी क्या है ये देखिएगा। 35 में कहता है कि एक ये स्क्वायर है, ये इस तरह शेप्ड है ये, और एक उसने ट्राइंगल दिया है, ये इस तरह शेप्ड है, और एक उसने एक और स्क्वायर दिया है इस तरह। क्वेश्चन पता है उसने क्या कैसे बनाया? उसने बनाया इस तरह कि उसने तीन शेप्स को मिला के उसने एक डायग्राम दी है। ये स्क्वायर है, इसको मैं रख लेता हूँ स्क्वायर ए। ये स्क्वायर है, इसको मैं रख लेता हूँ स्क्वायर बी। और ये ट्राइंगल है, इसको हम लिख लेते हैं ट्राइंगल। अब वो क्या, वो ये कहता है कि मुझे इसका ओवरऑल इसका एरिया बताओ, इसका एरिया कितना बनेगा। अब साइडें कितनी कितनी की दे रहा है? एक साइड आपको ये दे रहा है 12 सेंटीमीटर, और ये कितनी दे रहा है? 13 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसको गौर कीजिएगा, बड़ा इसमें एक इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है मुझे, कि ये क्या है, ये स्क्वायर है ना, पहला स्क्वायर है। अगर ये 12 है, लाजमी बात है ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या आप इस 12 और 13 की मदद से आप ये निकाल सकते हैं? कैसे भला? पैथागोरस थ्योरम, जो हमने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा था। पैथागोरस, ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल में ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस, ये आप लोग बेस इसमें मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं नहीं 12 नहीं होगा ना, ये अलहदा है, वो ट्राइंगल की बेस है। वो ट्राइंगल की देखें, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने वो डायरेक्शन प्रॉब्लम में पढ़ा था, कल हमने ज्योमेट्री के भी कुछ क्वेश्चंस में ये किया था। ये आ गया 169 एक्स स्क्वायर प्लस 144, 144 को इधर ले आए, 169 माइनस 144, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25, और एक्स इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके। अब ये अगर, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये देखें, अगर ये 5 है, इसका मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5। सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। सर अगर हम मतलब 12 है, ये वो हमारे पास पहले स्क्वायर 12 है, ये 12 हो सकते हैं? नहीं, असल में हमें नहीं कंफर्म कि ये सेम शेप्ड है कि नहीं, सेम उसकी लेंथ वेट है कि नहीं, हमें कंफर्म नहीं है। असल में इसमें ना बीच में एक ट्राइंगल दी गई है, ये ट्राइंगल की वजह से इसकी जितनी बेस बनेगी, ये और ये साइड पर उसकी इक्वल पर आनी चाहिए, क्योंकि ये ट्राइंगल से लिंक्ड है, ट्राइंगल के साथ वो अटैच है। अच्छा, अब ये देखें, ये 5 5 के, ये 12 12 के, ये 13। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया हम उसी तरह निकालेंगे जिस तरह हमने वो वॉल का हमने एरिया निकाला था, वो जो हमने 4 साढ़े 2 मीटर ऊंची नहीं की थी, 3 मीटर। यानी इसका अलहदा एरिया निकालो, इसका अलहदा एरिया निकालो, इसका अलहदा, इसको एंड पे जाके आप इन तीनों को आपस में ऐड कर दो। ठीक है, हम इनका अलग अलग एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ए, स्क्वायर ए का एरिया क्या आएगा? साइड इनटू साइड। अच्छा, स्क्वायर जो ए है उसकी साइड कितनी है? 12 जरा 12, 12 जरा 12, 144, 24 नहीं 144। ये किस में आएगा? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर बी, बी की साइड कितनी है? 5 5, 5 जरा 5, ये आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। देखिए बेस इसकी 5 है, हाइट इसकी कितनी है? ये देखें, हाइट इसके 12, ये 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 6 और ये आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका निकाल लेते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया ऑफ गिवन शेप, ये आ जाएगा 144, 25 और 30, आप इनको प्लस करो, ये टोटल आपके पास आएगा 199 सेंटीमीटर के।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि मुझे इसका टोटल पेरीमीटर भी बताओ। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब पेरीमीटर में आप इसको एज अ एक सिंगल डायग्राम के तौर पे आप इसको सॉल्व करोगे। यानी कि पेरीमीटर में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये 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 और ये। पेरीमीटर में इंटरनल साइड नहीं आएंगी। पेरीमीटर क्या होता है? एक्सटर्नल साइड। कल हमने पढ़ा था पेरीमीटर बाउंड्री को कहते हैं, बाउंड्री को। तो पेरीमीटर में सिर्फ बाहर वाली साइडें आपकी जमा हो जाएंगी। तो पेरीमीटर इसका कितना आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा 12, 12, 12, फिर 5, 5, 5 और 13। इसमें इंटरनल साइड नहीं आती पेरीमीटर में। ये आपका टोटल बनेगा 64 सेंटीमीटर। एरिया स्क्वायर में होता है, पेरीमीटर स्क्वायर में होता है। कल भी आपने, हाँ, जो जो उसकी बाहर बाउंड्री है वो सारा इसका फिर पेरीमीटर। हमने मालूम नहीं करते। नहीं, फिर उसको अलग अलग मालूम करने का, एरिया मालूम करने के लिए ना। हाँ, पेरीमीटर सिर्फ बाहर वाली साइड आप इसको जमा करें। पेरीमीटर हर शेप का होता है। सर्किल का सर क्या होता है? कल हमने पढ़ा था, कल सर्कमफेरेंस। हमने इसका पेरीमीटर, हमने इसका कैसे फाइंड आउट किया है? पेरीमीटर हमने इसकी सारी साइडें हमने जमा कर दी हैं बाहर वाली। पेरीमीटर होता है इहाता। इसमें उसने 3 हमें शेप्स दी थी। 3 शेप्स को मिला के उसने एक डायग्राम बनाई थी। ये उसने कहा ये 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर थी। अगर ये 12 है ना, तो मुझे फिर पता है ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, क्योंकि वो स्क्वायर है। अगर ये चारों 12 के, 13 की हेल्प से मैंने ये साइड निकाल ली, वो मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, नहीं 12 नहीं होगी, क्योंकि वो ट्रायंगल की बेस है, वो ट्रायंगल की बेस है। तो हमने उनकी हेल्प से पहले हमने वो बेस फाइंड आउट की, वो हमारे पास आ गई 5। ये जब 5 है, लाजमी बात है ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया ना, कल हमने जो पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो हमारे पास 5 आ गई। फिर हमने उसकी हेल्प से इन सब के अलग अलग हमने इनके एरिया निकाल लिए। स्क्वायर ए का एरिया 144, बी का 25, ट्राइंगल का 30। फिर हमने उनको आपस में ऐड कर दिया, उसका पूरी, ठीक है, ट्राइंगल का होगा, किसी भी रूम का कोई भी हो सकता है। बस आपने इसके सारी साइड आपने जमा कर लेनी, बाहर वाली साइड, एक्सटर्नल साइड। अब आए जी आगे 2023 के पेपर की तरफ चलते हैं। 2023 का पेपर है जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट हो रहा है। 2023 का पेपर ना था जरा थोड़ा सा लेंथी, उसने लेंथी दिया हुआ था। 2023 का पेपर ऑलमोस्ट तकरीबन आप कह लें कि मोस्टली ज्यादा स्टूडेंट्स को ना इसीलिए मुश्किल लगा था। उसकी वजह ये थी कि 2023 में वो दैट इज वाई बच्चों को ना पूरा ओवरऑल 2023 का पेपर मुश्किल लगा। 5 क्वेश्चन जो है, अब वो क्वेश्चन कौन कौन से थे उनको देखते हैं जरा। थोड़ी सी इनकी ना लेंथी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 37 से ऑनवर्ड ये स्टार्ट हो रहे हैं। CSS 2023। बस इसमें एक क्वेश्चन ये लेंथी, आगे सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन बिलो इज 114 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है और इसका जो पेरीमीटर है वो दिया गया है, कितना है? 114 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी जो लेंथ और वेट है ना वो आपको क्लियर शेप नहीं है। लेंथ इसकी कहता है, एक लेंथ है 3x माइनस वाई सेंटीमीटर, दूसरी साइड कहता है 2x प्लस वाई सेंटीमीटर, और तीसरी साइड कहता है 2x माइनस 3। अब ये जो चौथी है ना, इसको हम लोग अपनी तरफ से 2x माइनस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आमने सामने साइड इक्वल होती है। अच्छा, अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये 3x माइनस वाई, 2x प्लस वाई, ये भी आमने सामने साइड आपस में इक्वल ही है, लेकिन हमें इनकी वैल्यूज अभी क्लियर नहीं है। असल में वैल्यूज हमें दी गई हैं वेरिएबल फॉर्म में। वेरिएबल किसे कहते हैं? एक्स वाई जेड फॉर्म में। अगर हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज अगर आ जाए ना, एक्स और वाई की वैल्यूज अगर हम इनमें पुट करें तो ये देखिएगा दोनों साइड इक्वल बनेगी।
हमारे पास अब मसला ये, हमारे पास इनकी वेरिएबल फॉर्म में है वैल्यूज, न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यूज है ही नहीं। अब न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यूज कैसे निकालेंगे? इसने हमें जो पैरामीटर की हिंट दी है ना, पैरामीटर किसकी इक्वल है? 114। अगर मैं ये सारी साइडें जमा करके 114 की इक्वल रखूं, मुझे एक्स और वाई की एक वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। यही होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये देखें, अगर मैं पैरामीटर 114 में पुट करूं, ये देखें पैरामीटर की जगह अगर मैं पुट करूं एक साइड 3x माइनस वाई जमा दूसरी साइड 2x प्लस वाई, ये तो दोनों लेंथ होगी, प्लस दोनों विड्थ में जमा कर लेता हूँ, 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 114। जी यासर एग्जैक्टली ये दोनों साइडें चेंज हैं, ऊपर वाली वैल्यू और है, नीचे वाली वैल्यू और है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल में वेरिएबल फॉर्म में है। जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी ना, जब हम इनमें पुट करेंगे तो ये दोनों लेंथ इक्वल आएंगी। ठीक है, समझ आ रही है? दोनों लेंथ की वैल्यू हमारे पास इक्वल आएगी। अब आगे देखिएगा कैसे। मैंने सब कुछ जमा करके 114 की इक्वल रख दिया। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर 114 के बराबर है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। जरा गौर कीजिएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, कैंसिल हो गया। यहां से जरा एक्स की वैल्यू देखिए कितनी आती है, 3x 2x और 2x कितना हो गया ये कितना हो गया? 3 2 5 2 7 और 2 9, 9x। 3 2 5 2 7 और 2 9, 9x माइनस थ्री कितना होगा? माइनस का 6 इज इक्वल टू 114। -6 को उधर ले जाएं, सर ये थोड़ा समझ नहीं आया, -6 सर कैसे आया? -3 और -3 माइनस का 6 हो गया, दोनों जमा हो गए आपस में। 9 को उधर हम डिवाइड करते हैं 120 के नीचे, x इज इक्वल टू 120 बटा 9, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 120 बटा 9 रख करें। अब अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे ना मेरी वो पुरानी अगर वीडियो देखोगे ना, जो मैंने 2023 का जो सोल्यूशन अपडेट किया था, वहां पे ना मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। 120 को 9 पे जब मैंने डिवाइड किया ना, वहां पे मैंने उधर को एक मिस्टेक की हुई है। तो अब मैं ये इंशाल्लाह न्यू वीडियो में अपलोड कर दूंगा ताकि बच्चों के लिए वो भी, ताकि आसानी हो जाए। 9 1 आर 9, ये बच गया 3 और ये 0, 9 3 आर 27। ठीक है, ये कितना बच गया? 3। ये पॉइंट लग गया, ये पॉइंट की जगह 0 आ गया। 9 3 आर 27, फिर इसी तरह 9 3 आर 27, यानी कि आगे चलती जाएगी। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 13.33। ये हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वाई की वैल्यू कैसे आएगी? अगर मैं एक्स की वैल्यू को मैं दोबारा अगर इस इक्वेशन में अगर पुट कर दूं, मुझे वाई की वैल्यू यहां से नहीं मिल सकती। उसकी वजह यह है कि ये प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल हो चुका है। अब वाई की वैल्यू मेरे पास कैसे आएगी? अब यहाँ पे ना एक और हिंट आपने याद रखनी है। रेक्टेंगल होती क्या है? मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया क्या होता है। रेक्टेंगल होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब इफ मैं यहाँ पे लिखता हूं इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो अगर इक्वल है तो इसका मतलब मैं ये 3x माइनस वाई और 2x प्लस वाई को आपस में इक्वल कर सकता हूँ। लंबाइयां आपस में इक्वल होती है ना, लंबाइयां आपस में इक्वल है, चौड़ाई आपस में इक्वल है। तो अगर लंबाई आपस में इक्वल है तो मैं इनको 3x माइनस वाई को इस लंबाई 2x प्लस वाई के इक्वल लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों लेंथ आपस में इक्वल होती है रेक्टेंगल में, वो दोनों साइड आपस में इक्वल है ना। तो मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल रख दी। अब अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाले, क्या बनते हैं? 2x इधर आ जाएगा, 3x माइनस 2x, ये y उधर चला गया, उधर जाकर प्लस हो गया। यहाँ से हमारे पास एक x का रिलेशन मिलता है, x इज इक्वल टू 2y। x किसके इक्वल आता है? 2y। और ये अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं, मुझे y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू से y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पुट करें, 13.33 इज इक्वल टू 2y। 2 को इधर डिवाइड करें, 13.33 पे 2 डिवाइड करें y, तो y के हमारे पास वैल्यू आती है 13.33 बटा 2, 2 6 आर 12,
ये 1, ये पॉइंट ऊपर ले जाएं, ये 3 नीचे आ गया, 2 6 are 12, 1, फिर 2 6 are 12, 1, इस तरह चलता जाएगा। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 6.66 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने ना थोड़ा सा लेंथ ही दिया था। लेंथ इसलिए क्योंकि हमारे पास ना एक लेंथ की वैल्यू ना दूसरी लेंथ की वैल्यू। ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। अब हम इन दोनों मदद से हम यहाँ पे x पुट करेंगे और y पुट करेंगे, ये लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे x और यहाँ पे y पुट करेंगे, हमारे पास ये लेंथ भी आ जाएगी। सर वो भी दोनों लेंथ हमारे पास आ जाएंगी। वो भी पुट करनी है बीच में। हाँ जी। अब ये देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट लेंथ, इसमें क्या लिखी हुई है, 3x माइनस वाई, 3 इंटू एक्स की जगह 13.33 माइनस वाई की जगह 6.66। ये हमारे पास पहली लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। 3 को 13.33 पे अगर मैं ज़रब करूं, 3 3 बार 9, 3 3 बार 9 इशारिया 13 3 39 माइनस 6.66, ये हमारे पास पहली लेंथ आ जाएगी। इसको अब माइनस करें, कितना बनता है, 39.99 माइनस 6.66, ये बनता है 3 3 33.33। ये आपके पास आ गई एक साइड की लेंथ, मीटर में सेंटीमीटर में सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड लेंथ। सेकंड लेंथ कितनी बताता है वो, उसकी वैल्यू क्या थी सेकंड लेंथ की, 2x प्लस वाई। ओके, 2x प्लस वाई। अब हम उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई 6.66। तो ये हमारे पास आ गई 2 3 बार 6 3 बार 6 2 13 बार 26 प्लस 6.66। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 26.66 जमा 6.66। ये हमारे पास 6 6 12 1 3, और ये भी हमारे पास 33.32। अच्छा, 33 यहाँ पे 33 वो पॉइंट के आगे जो वैल्यूज है ना, उनमें इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। जो वहां पे जो 0.1 का डिफरेंस आता है, उसका मतलब उसकी पता है वजह क्यों आ रही है। वजह यहाँ पे इसलिए आ रही है, जब हमने यहाँ पे डिवाइड जब किया था ना, ये 6.6666 ये वैल्यू चलती जा रही है, उस वजह से हमारा 0.1 का एक डिफरेंस है, उसका वजह नहीं है। आप इनमें लेंथ 1 और लेंथ 2 दोनों को आप एक जैसे लिख सकते हो। आप इसको 33.33 आप इसको लिख सकते हो, या बेशक उसको 33.32 आप लिख दे, दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अब यहां से मुझे ये पता चल गया कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल आ गए। दैट मीन्स वो जो ट्राइंगल में उसने वेरिएबल शेप में जो वैल्यूज दी थी ना, उनकी वैल्यूज हमारी दोनों इक्वल आई हैं। इक्वल मतलब इसकी लेंथ इक्वल है, मतलब ये हमारी रेक्टेंगल शेप है। अब इसकी विड्थ क्या आएगी, विड्थ तो उसने लिखी हुई है 2x माइनस 3, 2 इंटू एक्स की जगह 13.33 माइनस माइनस 3 है, ये 3 आ गया। तो ये आपका आ गया 26.66 तरफ माइनस 3, ये आ गया 23.6। अब बेटा जी इनका एरिया आएगा, एरिया है लंबाई जरब चौड़ाई, लंबाई है 33.33, जरा विड्थ है 23.66। इनको आप जरा इनको मल्टीप्लाई जरा कीजिएगा, कितना बनता है, एक मिनट में इनको ना मैं चेक कर लेता हूँ जरा, टाइम अपना सेव करने के लिए। नहीं नहीं, पेपर में सॉल्व करना है, ठीक है, पेपर में इस तरह नहीं कर, कितना आता है, 788.59, ये 33.33 जरब 23.4 एग्जैक्टली। ठीक है, ये आप लोगों का आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने थोड़ी सी लेंथ की कैलकुलेशन दी थी कि हमें ना उसने एक साइड बताई लेंथ, ना उसने दूसरी साइड मुझे बताई, दोनों साइडों को, बल्कि चारों साइडों को पहले मैंने जमा किया। मैं आपको इसको थोड़ा सा रिपीट करवाता हूँ, ये देखें। सबसे पहले हम लोगों ने इन चारों साइडों को जमा किया, इनको हमने रखा 114 के इक्वल, जो उसने खुद मुझे क्वेश्चन में बताया था 114। जब मैंने इनको जमा किया तो मेरे पास एक एक्स की वैल्यू आ गई,
फिर ये x की वैल्यू अब मैं किस इक्वेशन में पुट करूं वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन अगर देखूं उसमें तो y कैंसिल हो रहा है। फिर मैंने ये हिंट ये दिमाग में लगाया कि जो रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल के आमने सामने साइडें आपस में इक्वल होती हैं। जब मैंने दोनों साइडों को आपस में इक्वल रखा ना, तो यहां से मुझे पता चला कि x जो है वो 2y के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट, x भी आ गया, y भी आ गया। फिर मैंने ये दोनों वैल्यूज पहले 3x माइनस वाई में पुट की, वहां से मुझे एक लेंथ मिली। फिर मैंने 2x प्लस वाई में पुट की, मुझे दूसरी लेंथ मिली। फिर मैंने 2x माइनस थ्री में पुट की, मुझे वेट्स भी मिल गई। लेंथ और वेट्स को आपस में ज़रब किया तो मुझे उसका एरिया मिल गया। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन था 38 नंबर, इसमें आप लोगों का एक थ्योरम लगता है, वो थ्योरम देखिएगा वो क्या है। ये 2023 का पेपर लेंथी था। देखें 38 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद है इंशाअल्लाह 24 का आसान आएगा, क्योंकि एक साल वो मुश्किल दे रहे हैं, एक साल वो आसान दे रहे। 2022 का पेपर बड़ा आसान था, 2020 का पेपर भी आसान था। आप में से जिसने 24 में अटेम्प्ट देना है ना, तो इंशाअल्लाह उम्मीद तो है इंशाअल्लाह आसान आएगा। 25 में फिर मुश्किल आना है। ठीक है, ओके। आप लोग मेरे ख्याल में 25 के सारे, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। अभी अभी 26 पे प्रोग्राम चला गया। इस वजह से 26 पे प्रोग्राम चला गया। अच्छा, 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है अहमद स्टैंड्स एट पॉइंट डी 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ, he is 1.6 meter tall and is facing the wall of building which is 10.5 meter away from him. How tall BC is his shadow on the wall of the building? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये पेपर में ऑलरेडी डायग्राम आपको गिवन है। ठीक है। एक मुझे आप ऑनलाइन बेटा, मुझे आप लोग 1 मिनट दीजिएगा, मैं आप लोगों को ना ये क्वेश्चन जब मैं दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन कौन सा है, मैं आप लोगों को इसके डायग्राम आपको ना मैं दिखाता हूं। मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये दोबारा ना मैं शेयर करता हूं। मैं CSS 2023 GS से ये तो बल्कि सॉल्व दूर को दिखाता हूँ, ये वाला। 1 मिनट ठहरिए, मैं आप लोगों को दोबारा स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये पेपर आ गया, ओके। 1 मिनट जस्ट। अच्छा, ये मेरे ख्याल में शेयर नहीं करेगा। अच्छा चले ऑनलाइन बेटा, अब 2023 का पेपर आप ओपन कीजिएगा, वहां से आपको ना ये नजर आ जाएगा। मैं फिजिकल स्टूडेंट्स वगैरह को मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखिएगा, ये जो इसका 2023 का जो पेपर आया था ना, इसमें हम्म, ये तो कोई और क्वेश्चन, ये तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कह रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट में देखता हूँ, शायद इधर ही कहीं हो। अच्छा, वो उसमें 1 मिनट ठहरे, मुझसे मैं चेक कर लेता हूँ। मैं नहीं, वो ये नहीं शो कर रहा। अच्छा बहरहाल, आप लोग उसको 2023 का पेपर जब आप लोग चेक करोगे ना, वहां पे आप लोगों को बाकायदा पूरी वो डायग्राम भी आपको मिलेगी। ये नेक्स्ट पेज पे अगर आप आए ना, नेक्स्ट पेज पे इस, अच्छा ये डायग्राम किस तरह है जी, उसको जरा देख लेते हैं। डायग्राम में कहता है, ये मैं पहले एक डायग्राम जरा ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको इसको मैं समझा भी देता हूँ। मैं ट्रायंगुलर शेप में, और ट्रायंगुलर आपका ना एक थ्योरम लगता है। ये है P B, ये जो C है ना, C ऊपर देख के डायग्राम,
पिछले पेज पे ना सी मेंशन है, वहां पे एंड पे देखना, वो गलती से ना डायग्राम नेक्स्ट पेज पे चली गई है, असल में पिछले पेज पे आनी चाहिए थी। सी डी और ई। अच्छा ये 1.6 कह रहा है, ये 10.5 कह रहा है, और ये 2 मीटर कह रहा है। ये मैं आप लोगों को पूरी डायग्राम समझाता हूँ। देखें वो ये कहता है कि ये जो है ना अहमद, ये पॉइंट डी पे खड़ा है, यहाँ पे अहमद है, ठीक है, और वो 2 मीटर के फासले पे एक स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट क्या होती है, स्पॉटलाइट होती है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई सिटी में कोई नई शॉप्स नहीं ओपन होती हैं, जहाँ पे एक लाइट लगाई जाए जिसकी वो लाइट आसमान में इस तरह नजर आ रही होती है, वो शो किया जाता है जी जहाँ पे एक नई एक दुकान ओपन हुई है, या आप कह लें जैसे लेजर लाइट होती है, इसको हम स्पॉट लाइट हम कहते हैं। वो कहता है कि एक लाइट के बिल उसके बैक साइड पे एक लाइट लगी हुई, इसको कहना स्पॉट लाइट, ये पॉइंट ए पे है, और ये इससे 2 मीटर के फासले पे है। अब ये कहता है कि इसके सामने जो अहमद खड़ा हुआ है, अहमद की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर, और अहमद जो है वो एक दीवार है, यहाँ पे ये दीवार है, ये वॉल है, उस वॉल से ना 10.5 मीटर के फासले पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब उसका क्वेश्चन ये है कि ये जहाँ पे अहमद खड़ा हुआ है ना, अहमद के अगर बैक साइड पे अगर एक लाइट ओपन हो तो लाइट की वजह से ना अहमद का एक साया बन रहा है दीवार पे, अहमद का एक, कह रहा है कि फेसिंग द वॉल ऑफ बिल्डिंग हाउ टॉल बी सी इज इज शेडो ऑन द वॉल। ये जो बी सी है ना, ये कहता है कि ये इसका शेडो जो है, ये बताओ ये कितना इसका शेडो बनेगा, ये हम लोगों ने मालूम करना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना अब आप लोगों का एक ट्रायंगुलर थ्योरम लगता है, वो ट्रायंगुलर थ्योरम क्या है, बाय यूजिंग ट्रायंगुलर थ्योरम। इस ट्रायंगुलर थ्योरम की एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है वो मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ, मैंने ये इसको नोट किया हुआ था, जब 1 मिनट दीजिएगा मैं आप लोगों को ना इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग लिखवाता हूँ, ट्रायंगुलर थ्योरम की वर्डिंग क्या होती है। इसकी वर्डिंग ये होती है ट्रायंगुलर थ्योरम की कि व्हेन टू ट्रायंगल्स, अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल कौन कौन सी हैं, एक है ए बी सी और एक है ए डी ई। अगर आप इसको गौर से देखो ना, ये देखो एक आपके पास ट्रायंगल ये बन रही है, ये यहाँ से यहाँ तक ये ए बी सी, ये वाली है, और एक ये ए डी, ये छोटी ट्रायंगल ये है, यानी कि एक इसके दरमियान ये बन रही है और एक बड़ी ये ट्रायंगल ये जो आई हुई है, ठीक है, एक ए बी सी है और एक ए डी ए ये। वो कहता है कि जब 2 ट्रायंगल आपस में अगर सिमिलर हो और सिमिलर एक जैसी हो, दोनों एक जैसी ट्रायंगल है, फिर क्या होता है, देयर कोरिस्पॉन्डिंग देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैव एन इक्वल रेशियो। ये आप लोगों ने एक थ्योरम नेक्स्ट टाइम भी अपने ध्यान में याद रखना है कि इनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनकी रेशियो आपस में इक्वल होती है। अब कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है कि इसकी ये जो साइड है ना, ये साइड और इसकी ए और बी ये साइड, इनकी आपस में रेशियो इक्वल होती है। इसकी जो रेशियो है और बी सी, इनकी रेशियो और इनकी रेशियो आपस में इक्वल होती है। इनको कहते हैं, मतलब इसकी बेस ए बी की बेस और ए डी की बेस, इसकी बी सी और डी, इनकी जो हाइट, इनकी जो रेशियो आपस में इक्वल होती है। अब ये हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इसने यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी आपको मैं बता देता हूँ, ये आता है, देखें इसकी ये बेस कितनी बन रही है, ए डी, इसको अगर मैं लिखूँ ना थ्योरम, तो वो ये ऐसे आएगा ए डी रेशो, इसकी बेस कितनी बन रही है, इसकी बेस देखें ये ए बी है पूरी, ये जो बड़ी ट्राइंगल है इसकी बेस बन रही है ए बी, ए डी रेशो ए बी, ये किसकी इक्वल होती है, इनकी जो रेशो है किस रेशो की इक्वल है, ये डी ई रेशो बी सी, इसकी इक्वल है डी ई रेशो बी सी, ठीक है। ये फर्दर नेक्स्ट टाइम के लिए भी थ्योरम याद रखो, और जो आपको
फार्मूले मैंने बताया थे, फार्मूले के एंड पे भी 3 थ्योरम आ रहे हैं, वो जो एग्जाम्पल 1 से ऊपर ऊपर है, वो भी आप लोगों ने याद रखना है, वो भी आप लोगों के पेपर में यूज हो सकते हैं। अब आपने एक्चुअल में इसमें से बी सी फाइंड आउट करना है। ये बी सी कैसे फाइंड आउट होगा? देखिए हमारे पास आ रहा है ए डी। ए डी हमारे पास कितना है? ए डी हमारे पास है 2। ये देखें ए डी 2 आ रहा है, 2 रेशियो को कहते हैं बटा ए बी कितना आ रहा है? ए बी अगर मैं गौर करूं ना, ये ए बी यहां से लेकर यहां तक ये टोटल है, तो 10.5 में 2 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 12.5 इज इक्वल टू डीई। डीई आ रहा है 1.6 और बी सी हमने मालूम कर। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे? हो सकता है सर, पीसी मालूम नहीं, हाँ जी, पीसी मालूम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो। वो हम इसको फाइंड इस तरह कर लेते हैं ना, ये बी सी उधर चला जाएगा, बी सी इंटू 2, और ये 12.5 उधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12.5 इंटू 1.6, और ये 2 को उधर अब हम लोग डिवाइड कर देते हैं। बी सी की वैल्यू आ जाएगी 12.5 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 10 आ जाएगी। इसको अब मैं सॉल्व कैसे करूंगा? ये देखें, इसका पॉइंट एंड किया, एक 0 लग गया, इसका पॉइंट एंड किया, इसका भी एक 0 लग गया। आपको पता है ना, पॉइंट का आगे एक डिजिट है, एक डिजिट का एक 0 हमने बढ़ा दिया। ये हमारे पास आ गया बी सी इज इक्वल टू 125 जरा 16 बटा 200, 5 का पाड़ा, 5 25 5 40, फिर 5 का पाड़ा, 5 5 5 8, और 8 1 और 8 2, 2 और ये 5, ये कितना बनेगा? 2 5 बार 10, 10 मीटर आपका इसका राइट आंसर। कि उसका जो शेडो जो बन रहा है वो 10 मीटर का उसका शेडो बन रहा है। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर दोबारा हमारा पाइथागोरस थ्योरम ही लग रहा है। ये 10 सेंटीमीटर, मीटर किस में वैल्यू थी? नहीं, ये मीटर में वैल्यू, ये मीटर में वैल्यू, देखा क्वेश्चन में सारा मीटर दिया गया, आंसर में सेंटीमीटर वो गलती से 10 मीटर वो आंसर है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 आया, उसमें अब आप लोगों का दोबारा फिर से आप लोगों का वो पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप लोगों का क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट वाला 39 नंबर, 39 नंबर भी इसी तरह उसने एक डायग्राम टाइप बताया, लेकिन उसने डायग्राम बनाई नहीं है, आप लोगों ने इसमें खुद बनानी है। कहता है अली इज स्टैंडिंग 10 मीटर अवे फ्रॉम अ ट्री। देखिए एक दरख्त है, ये ट्री है, और इस ट्री से 10 मीटर के फासले पे अली है। इसका और इसका कितना फासला है? 10 मीटर का फासला। अली इज स्टैंडिंग 10 मीटर अवे फ्रॉम अ ट्री, ये 10 मीटर हो गया। उसके बाद अच्छा, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें वो आप लोगों को स्टेटमेंट में इस तरह बताया कि ये इतना फासला इतना फासला, उसका आप लोगों ने कुछ स्केच ड्रॉ किया करें। स्केच ड्रॉ करने से उसके डायग्राम बनते हैं, फिर वो सॉल्व होता है, अदरवाइज स्केच के बगैर वो फिर सॉल्व नहीं होगा। फिर कहता है द डिस्टेंस ऑफ हिज आईज फ्रॉम हिज सीट इज 1.5 मीटर। इसका मतलब क्या है? उसकी हाँ कद ही कह रहा है कि उसकी जो आंखों का और उसके जो पाँव का जो फासला है वो 1.5 मीटर है। यहाँ तक इसके जो आइस का जो फासला है ना, ये कितना है? 1.5 मीटर है, और यहाँ पे इसके आइस है। ठीक है, जैसे मैं अपने पाँव और आइस का फासला अगर कहूँ तो 1.5 मीटर। और फिर कहता है गिवन दैट द डिस्टेंस फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द ट्री इज 15 मीटर। ये हाइट में बना लेता हूँ, यहाँ तक इसकी हाइट हम बना लेते हैं। वो कहता है कि उसकी दरख्त के टॉप का फासला, फॉर एग्जाम्पल वो यहां से ना दरख्त के टॉप को ना ये देख रहा है, जो दरख्त का बिल्कुल एंड वाला ऐसा उसको वो देख रहा है, वो समझ आ गई? ये फासला कितना है? वो ये कहता है ये फासला है आपका 15 मीटर का, 15 मीटर का। अब उसका क्वेश्चन ये बताएं दरख्त की टोटल हाइट कितनी है? यहाँ से वो दरख्त, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं करूँ, मैं दरख्त की हाइट को देख रहा हूँ, दरख्त की टोटल ऊपर और टॉप को देख रहा हूँ, यानी दरख्त वहां पे है। अब ये कह लीजिए दरवाजा दरख्त में उसकी टॉप को देख रहा हूँ, तो ये टोटल मैंने उसका हाइट मालूम कर। अब यहाँ पे आप लोग एक और चीज देखिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 मीटर है, इसका मतलब अगर मैं बिल्कुल इसके पैरेलल एक पॉइंट अगर ड्रॉ करूं,
अगर मैं ये अगर एक पॉइंट अगर ड्रॉ करूं, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये भी कितना होगा, ये भी 1.5 ही होगा, क्योंकि बिल्कुल उसके पैरेलल साइड है, सामने वाली साइड है। ये भी 1.5 है। अगर ये 1.5 है तो फिर इसका मतलब 10 मीटर होगा, क्योंकि ये इसके बिल्कुल सामने साइड मैंने ड्रॉ किया 10 मीटर। अब उसका क्वेश्चन ये है, मुझे इसकी टोटल हाइट बताओ। अगर मैं ये साइड मालूम कर लूं, क्या मुझे इसकी टोटल हाइट मिल जाएगी? कैसे? अगर इसमें मैं 1.5 ऐड कर दूं, मुझे इस पूरे ट्री की हाइट मिल जाएगी। समझ आ गई? अब वो मैं साइड में मालूम कैसे करूंगा? पैथागोरस थ्योरम, फिर दोबारा पैथागोरस थ्योरम लग गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन तकरीबन हर पेपर में हमारा पैथागोरस थ्योरम लग रहा है। ये देखो, ये इसकी बेस हो गई, ये इसकी हाइपोटेन्यूज हो गई, ये आप इसका परपेंडिकुलर मालूम कर लो। परपेंडिकुलर जब आएगा ना, उसमें हम 1.5 ऐड करेंगे, टोटल उसकी हाइट दे दे। अब परपेंडिकुलर कैसे मालूम करना है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अब वहां पे पेपर में लिखेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, उसके बाद आपने पैथागोरस थ्योरम लगाना है। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम वो ज्यादा बेटर है। बेस का स्क्वायर प्लस, हाँ उसमें तो बाय पुटिंग फॉर्मूला, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास कितनी है जी? ये है 15, बेस कितनी है 10, परपेंडिकुलर आप लोगों ने मालूम करना। ठीक है, तो ये आ गया 225, ये इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 को इधर ले आओ, 225 माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 125, और इसका अंडर रूट आपके पास आएगा 11.18 मीटर। अंडर रूट कैसे आएगा? आगे हमारा अलजेब्रा में दोबारा मैं फिर वही कह रहा हूँ, हमारे सारे टॉपिक आ जाएंगे। ये 11.18 मीटर आपके पास क्या आ गई, यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट आ गई। अब इसकी टोटल ऐड कर दोगे तो इसकी टोटल हाइट आ जाएगी। टोटल हाइट ऑफ ट्री दैट इज इक्वल टू 11.18 प्लस 1.5, यह आ जाएगा 12.68 मीटर आपका राइट आंसर। अच्छा, इसके आंसर की देखिएगा। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ आंसर की मैंने, ये 11.18 इसको 12.68 कर लो, साथ मीटर लिख लें बस। वो जो बच्चे जितने टाइप किए थे ना बुक, उसकी काफी इसमें मिस्टेक हो गई है। 12.68 मीटर दिया है, सेंटीमीटर साथ कैंसिल कर लें। ठीक है, उसके बाद बेटा जी एक दो जो क्वेश्चन आए हुए ना, एक क्वेश्चन तो आप लोगों का वो आया है जरा, उसकी भी कैलकुलेशन आप क्या ले रहा, उसने थोड़ी लेंथ दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 40 में ना एक पैरामिड की बात हुई है, इजिप्शियन पैरामिड। अच्छा, सबसे पहली चीज पैरामिड अब बनाना कैसे है? पैरामिड में ना आप लोगों ने इसको याद रखना है। मैं आप लोगों को अभी ना नेट पे भी अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ पैरामिड का। असल में ऑनलाइन वालों के लिए थोड़ा सा मसला बन रहा है, उनको ना वो स्लाइड शेयर नहीं हो रही, मैं साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना इसलिए। अच्छा ये देखिएगा, इस तरह इसको एक स्क्वायर शेप में आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है, और आपने याद रखना है पैरामिड की जो बेस होती है वो हमेशा स्क्वायर शेप्ड होती है। पैरामिड की, पैरामिड को जरा ज़हन में जरा लाएं आप, उसको जरा एक उसकी चेक करें जरा, उसकी बेस जो है वो किस शेप में होती है, वो आप लोगों की स्क्वायर शेप में होती है। ठीक है, क्या चीज? हाँ एग्जैक्टली, फ्रॉन के टाइम वो भी उन्होंने स्क्वायर शेप में बनाया हुआ ना पैरामिड। मैं आप लोगों को एक मिनट इसके पैरामिड का आपको मैं शेप में दिखाता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको मैं शो करवाता हूँ मैं। ये देखो, इसकी ये नीचे ये इसकी बेस देखो, ये बेस स्क्वायर शेप में है। बेस जो है ना नीचे, बेस जमीन के ऊपर जो उसकी सतह है वो स्क्वायर शेप में होती है। इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है। ऊपर से इस तरह ये जाके कॉर्नर मिक्स हो रही है, लेकिन ये चारों साइडों से उसके कॉर्नर जा रहे हैं, इस साइड से, इस साइड से, उस साइड से, उस साइड से, चारों साइड से उसके कॉर्नर जा रहे हैं। ठीक है, ये जिस तरह आप, हाँ ये फ्रूट वगैरह इस तरह एडजस्ट करते हैं, पूरा पैरामिड बना होता है। तो ये पैरामिड इस तरह आप लोगों ने इसमें इसको शो करना है। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें ये पैरामिड जो मैंने जो बनाया है,
इसको अगर मैं यहां से एक लाइन इस तरह का ड्रॉ कर दूं ना, ये तकरीबन तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन पिरामिड की शेप बनती है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसकी ये जो साइडें है ना, ये साइडें इसकी जो आ रही है ना, बेस, ये बेस इसकी एक्चुअल में 4 साइडें इसकी होती है बेस में। ठीक है, तो इसमें अब वो कहता है जी इसका मुझे बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। कहता है इजिप्शियन पिरामिड की जो हाइट है ना, हाइट है 146.6 मीटर, और इसकी जो बेस है, बेस की लेंथ है वो है 230.6 मीटर। अच्छा, वॉल्यूम और एरिया में फर्क क्या होता है? हाइट का सर, ओके, हाइट का फर्क। देखें, हाँ एग्जैक्टली, सिर्फ उसमें हाइट का फर्क होता है। देखें, वॉल्यूम और एरिया में कोई फर्क नहीं है। वॉल्यूम में भी आपने एरिया निकालना है, एरिया के साथ सिर्फ आपने हाइट को ज़रब देना, वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम है क्या? वॉल्यूम मतलब उसका पूरा हुजम उसका कितना है, हुजम, कि उसके अंदर वाली उसका जितना उसने जगह घेरी और उसकी हाइट कितनी, ये उसका वॉल्यूम होता है, हुजम को का। देखें, अब इसका जो एरिया, नहीं नहीं, वॉल्यूम साउंड नहीं है। अच्छा अच्छा, इसका जो वॉल्यूम आएगा, इसका फार्मूला है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। बुक में यार आखिर में जो सोल्यूशन है वहां पे दिया हुआ है ना, सोल्यूशन में वहां पे आपको गिवन होगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया आपने इसका जो रखना है ना, यहाँ पे अब बेस एरिया आप लोगों ने रखना है वो इसका स्क्वायर शेप में रखना है, 1/3 इंटू बेस एरिया। अच्छा, अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। ये इसका एरिया आएगा 230.6 इंटू 230.6, क्योंकि इसका जो साइड है वो स्क्वायर शेप्ड है, इनटू हाइट, हाइट कितनी है 146.6। इसकी कैलकुलेशन लेंथी है, आप इसको सॉल्व करेंगे 1/3 इंटू ये 230 और 230 को ज़रा करें, कितना बनता है ये 230 ज़रब 230, 230.6 ज़रब 230.6, 53,176.36 ज़रब 146.6 रख कर 146.6, 1/3 ज़रब, ये कितना है टोटल? 77,95,000। नहीं, मुझे 77 इस तरह लिखवाएं, 77 95 654.37। इसको डिवाइडेड बाय 3 करें, डिवाइडेड बाय 3 कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास? 2598,551.45, ये आपका वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, क्यूब, स्क्वायर की यूनिट स्क्वायर में आती है ना, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, मीटर क्यूब। ठीक है, क्यों? अच्छा देखो, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वो एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। स्क्वायर के साथ जब आप हाइट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर की पावर ऊपर 3 आ जाएगी। 3 का साइन है, 3 का मतलब तो इसकी 3 साइड है, यानी कि वो बेस और हाइट बेस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्या चीज, ये वाला क्वेश्चन। देखें, इस क्वेश्चन में एक तो हमारे पास पिरामिड का हमें पता होना चाहिए कि पिरामिड की जो बेस है ना वो स्क्वायर शेप में होती है। स्क्वायर शेप मतलब स्क्वायर का एरिया आता है साइड ज़रब साइड, साइड इंटू साइड, ये इसका एरिया आ गया, इंटू हाइट, हाइट इसकी कितनी है, ये हमें गिवन है 146.6 मीटर। और इसका जो फार्मूला होता है उसके साथ 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। 1/3 इसलिए क्योंकि ये जो कोन है ना, तकरीबन कोन से ये मिलता जुलती शेप इसको होती है, कोन की। हाँ, कोन टाइप होती है। कोन का जो 1/3 पाई आर स्क्वायर है उसका फार्मूला होता है, ये बुक में लिखा भी हुआ है, तो इसलिए इसके साथ 1/3 इसका आ रहा है। तो ये बेस एरिया ये आ गया 230.6 इंटू 230.3 इंटू हाइट, ये आ गया। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इसका आंसर आपका आ गया 295855। इसका फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। जो लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है 41 नंबर, ये भी 2023 के पेपर में है। इस क्वेश्चन के अंदर ना आप लोगों की 3 डायग्राम्स हैं 41 में, मैं यही भी मैं बता देता हूँ। एक वो कहता है ड्रा एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री
इन अ रेगुलर हेक्सागोन एंड ऑक्टागोन। अच्छा, हेक्सागोन क्या होता है? इसके 8 साइड हेक्सागोन के 6 साइड होते हैं। अच्छा, सिंगल को क्या कहते हैं? वन साइडेड को क्या कहेंगे? मोनो। ये आप लोगों ने चीजें याद रखनी है। मोनो कहते हैं जिसकी एक साइड हो। टू को क्या कहते हैं? डाई या बाई कहते हैं, डाई या बाई। टू। ट्राई कहते हैं थ्री को। टेट्रा फोर को कहते हैं। पेंटा फाइव को कहते हैं। हेक्सा कहते हैं सिक्स को। हेक्सागोन जैसे होता है ना, हेक्सा। और सेवन को क्या कहते हैं? हेप्टा। हेप्टा HEPTA। हेप्टा ये 2022 के एमपीटी में भी आया था। हेप्टा। हेप्टा कितनी होती है? 7 साइडेड। ऑक्टो को क्या, 8 को क्या कहते हैं? 8 को कहते हैं ऑक्टा। ऑक्टा कहते हैं 8 को। और 10 को, सॉरी 9 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नैना। नैना, या इसको ना नोना का वर्ड भी एक स्टूडेंट कह रहा था जी, नोना। बस 9 को कहते हैं नैना। और 10 को कहते हैं डेका। डेका, डेका कहते हैं 10 को। 11 आगे होगा मुझे नहीं पता, मैं आपको बाद में फिर देख के मैं गाइड कर सकता हूँ। ऐसे आप लोगों को मैं कह दूं 11 इस तरह वो नहीं है, बल्कि वो देख के बता दूंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब 41 में वो ये कहता है कि एक है हेक्सागोन और एक है ऑक्टागोन। अगर हम लोग हेक्सागोन अगर ड्रा करें तो हेक्सागोन क्या होता है? हेक्सागोन जिसकी 6 इक्वल साइडें हों। ये लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह, एक ये मैं साइड ड्रॉ करता हूँ, इस तरह साइड ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह साइड ड्रॉ की है, ये फिर इस तरह साइड ड्रॉ की है, और फिर इस तरह और इस तरह। इसको कहते हैं हेक्सागोन जिसकी 6 इक्वल साइडें हों। 1 2 3 4 5 6। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, वो वाली लाइन जो एक डायग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड कर, जो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कॉर्नर है ना, एक हमारी लाइन ये अगर ड्रॉ हो रही है ना, ये इसके सामने ये भी ड्रॉ होगी। अब ये ड्रॉ हो रही है, ये भी ड्रॉ होगी, यानी इसके जितने कॉर्नर होंगे उतनी उसकी साइडें उसकी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। ये आप लोगों ने याद रखना कि जितनी भी लाइनें, जितने उसके पॉइंट होंगे, जितने कॉर्नर, उतनी उसमें लाइन ड्रॉ होगी। ये इसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अब जो ऑक्टागोन है, ऑक्टागोन में कितनी लाइन ड्रॉ होंगी? उसमें 8, क्योंकि उसमें ऑक्टागोन में 8 कॉर्नर है। अब उसको ड्रॉ करते हैं इस तरह, इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, ये ये और ये। तकरीबन इसके 8 कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हेप्टा। हेप्टा ये इधर है, आप इस कॉर्नर को मिला दो, इस कॉर्नर को मिला दो, इस कॉर्नर को इस तरह। सॉरी ये लाइन सही नहीं लगी, ये इसको इससे मिला दें, ये इसको इससे, ये और ये इसको कहेंगे ऑक्टा। ऑक्टागोन। ऑक्टा में आपके पास 8 सिमेट्रिकल लाइन आएंगी। हेक्सागोन में आप, अच्छा ऊपर लिखो, हेक्सागोन में 6 सिमेट्रिकल लाइन देंगे। अच्छा, आप यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे 6 सिमेट्रिकल लाइन हो गए, इसमें 8 सिमेट्रिकल लाइन हो गए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, सर्कल के कितने कॉर्नर होते हैं? सर्कल का कोई कॉर्नर है? सर्कल का कोई कॉर्नर है? सर्कल में इनफाइनाइट लाइन होंगी। यानी कि सर्कल में आप जिस साइड पे मर्जी आप ड्रॉ करना चाहे आपकी लाइन ड्रॉ होगी। इसमें हम लोग कहते हैं इसमें इनफाइनाइट लाइन आती है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफाइड एक कॉर्नर नहीं है कोई। इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें आप जितनी आप मर्जी आप ड्रॉ कर लें, इसमें आएगा इनफाइनाइट लाइन। ठीक है ऑनलाइन बेटा, आज आपको बेटा मैंने ज्योमेट्री का भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया। और ज्योमेट्री के आपके ये 2016 से 2023 तक जितने भी आपके पास पेपर आए हुए हैं, सबको मैंने अपडेट आपको मैंने कर दिया। कल इंशाल्लाह हम लोग अपनी क्लास में ना, कल इंशाल्लाह अलजबरा हम लोग पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है ना परसेंटेज इन ज्योमेट्री, वो आप लोगों को कल अलजबरा से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट दूंगा, उसके बाद हम लोग आगे फिर अलजबरा की तरफ चलेंगे। ठीक है ऑनलाइन बेटा, कल भी इंशाल्लाह हमारी क्लास सुबह यही 10:30 बजे इंशाल्लाह होगी। 10:30 या 11 में आप लोगों को फिर इन्फॉर्म कर दूंगा। 11 बजे इंशाल्लाह कल हम लोग रख लेंगे, 11 बजे इंशाल्लाह। ठीक है ऑनलाइन बेटा, कल इंशाल्लाह 11 बजे।
थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। सर